अब समझिए, निवेश संबंधी निर्णय जो है ना आपके इन्वेस्ट डिसीजन, इसी में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, इसमें पहले वाले को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, तीनों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक, अच्छा समझिए, फर्मों के साधन निवेश के विकल्पों की तुलना में अपर्याप्त होते हैं। क्या मतलब हुआ? फर्म के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पैसा हो, हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो पहली कुछ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती है, फंडामेंटल समझ एकदम मूलभूत है, तो पहली समस्या बताई जाती है स्कैर्सिटी। क्या बोला जाता है? कमी है। और अलग अलग फिलॉसफीज होती है, कुछ जगह बोला जाता है कि नहीं नहीं हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत धन संपदा है और प्रभु का गुण गाओ और नाम नाम लो, या कुछ भी ऐसा बोला जाता है ना। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग परिवेश से आए हैं और उनको अचानक से कोई सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट पढ़ना आपने स्टार्ट किया और आपको बताएगा कि पहला जो अजम्पशन है वो क्या है कि कमी है। किसकी कमी है? संसाधनों की कमी है। तो बड़ा अजीब लगता है यार, इनके पास तो सब कुछ है खाने पीने का, इनके पास किस चीज की कमी है? देखो, संसाधन जब हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ रहे होते हैं ना, या यहाँ पर संसाधनों की जो बात हो रही है वो है कि आपके पास इतने सारे विकल्प है, आपके पास पैसा ही कम पड़ेगा, और यहाँ पर संसाधन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है पैसा। तो पहली जो चीज है, फर्म के पास कितने भी साधन हो, भले ही रिलायंस क्यों ना हो, अब रिलायंस जियो के पास भी इतना ज्यादा डेट हो गया था, इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, और कर्जा खत्म करने की कोशिश उनके यहाँ चल रही है, तो उन्होंने सऊदी अरेबिको से भी डील किया, रिलायंस ने, सऊदी अरब की कंपनी है, फिर फेसबुक से भी डील की, तो बाहर की कंपनी से पैसा लेकर के आ रहे हैं जिससे कि वो अपना कर्जा कम कर पाए। तो उनके पास भी बहुत कर्जा है। तो होता क्या है कि जो कंपनी आपको बहुत बड़ी भी लग रही होती है, उनके पास नो डाउट बहुत पैसा और उनका बिजनेस भी काफी सारे अच्छे चल रहे हैं, रिटेल में और टेलीकम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी जहां जहां पर उनको बोला जाए कि आपके पास भी पैसा बहुत है, पर्याप्त है, तो नहीं, क्योंकि वो इतनी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उतनी जगह के लिए पैसा नहीं है ना। और कर्जा भी इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि जहां जहां वो निवेश करना चाह रहे थे उनके खुद के पास उतना पैसा नहीं था, इसीलिए तो कर्जा लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसी भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके पास भी जितने विकल्प होंगे उस तुलना में हमेशा ही अपर्याप्त होते हैं क्या? साधन। ठीक है, तो फर्मों के साधन हमेशा कम रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल बताया। दूसरी चीज क्या है, इन साधनों को कहां पर विनियोजित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं, है ना। जितने विकल्प हैं उतने तो पैसा है नहीं, तो सब जगह तो आप निवेश कर नहीं सकते हो, तो कुछ ही जगह निवेश करना होगा। तो वो कुछ जगह कौन कौन सी होंगी? आप मशीन में इन्वेस्ट करो, या जमीन खरीदने में करो, या ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के आओ, या फिर किसी आप फॉरेन कंपनी फॉरेन मार्केट में एक्सप्लोर करोगे, या फिर एडवर्टाइजिंग में खर्च करोगे, कहां खर्च करोगे, इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और इसका उत्तर जो आता है वो बहुत सीधा है, सबको पता है कि भैया जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो वहां पे आप निवेश कर दो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो ये पता करना इतना आसान थोड़ी है, लेकिन फिर भी ये रास्ता तुम्हें दिखाई देता है कि आपको क्या करना है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है। अब इसी प्रक्रिया में निवेश संबंधी आप जो निर्णय ले रहे होते हो, दो तरह के मैंने बताया था, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट टर्म, है ना। और निवेश संबंधी आप जो दोनों ही तरह के निर्णय हैं, आप लॉन्ग टर्म में भी ले रहे हो और शॉर्ट टर्म में भी ले रहे हो, ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन निवेश निर्णय को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग, पूंजी बस्टिंग इसको हिंदी में बोल सकते हैं। कैपिटल बस्टिंग, जब भी आप कोई भी ऐसा निवेश कर रहे हो जो काफी लंबे समय के लिए, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखोगे, गलत नहीं होगा। आप उसको दीर्घकालीन निवेश निर्णय लिखोगे, गलत नहीं होगा, लेकिन उसी का दूसरा नाम है कैपिटल बस्टिंग। अब आप अखबार पढ़ोगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे या कोई दूसरा ऐसा अखबार पढ़ोगे या फिर कोई मैगजीन पढ़ोगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कैपिटल बस्टिंग, फिर आपको समझ में नहीं आएगा अच्छा कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब होता है ना। तो फाइनेंस में क्या है ना, फाइनेंस में बहुत सारे क्लिशेस चलते हैं और जार्गन्स बोलते हैं, सॉरी क्लिशे नहीं, जार्गन बोलते हैं। जार्गन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी एक भाषा या विषय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उनको हम लोग बोल देते हैं जार्गन्स। आप डॉक्टर से बात करोगे, डॉक्टर्स का अपना एक जार्गन चल रहा होता है बातचीत में। ऐसे फाइनेंस में बहुत सारे जार्गन्स हैं, उनका मतलब कुछ कठिन नहीं है, मतलब बहुत आसान है, लेकिन अब आप जिसको जार्गन पता ही नहीं, उसको लगता है पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमारे लिए ये सारे शब्दों का अर्थ जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग रन में जब कर रहे होते हैं तो उसको कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं, और शॉर्ट रन में जब कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल वाले जो डिसीजन थे वो उन्होंने अलग से देख ही लिया था। कैश की बात कर रहे थे, इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, और किसकी बात कर रहे थे? कैश हो गया आपका, इन्वेंट्री हो गया, और साथ ही में जो उस टाइम पर हम लोग देखते हैं ना रिसीवेबल्स, जिन लोगों ने हमसे उधार ले रखा है थोड़े दिन के लिए और वो आकर के पैसा नहीं दे रहा है, उनको हम लोग बोल देते हैं रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग ने देखी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, निवेश संबंधी डिसीजन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल बस्टिंग की। तो लंबे समय के लिए करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई नई मशीन लेनी है, तो मशीन तो बहुत सालों तक चल रही होती है, तो कोई बड़ा डिसीजन हो गया, है ना। ऐसे ही कोई नई संपत्ति का अधिग्रहण करना है, आपको कोई नया ऑफिस खरीदना है, नई जगह खरीदनी है, नई लोकेशन, नई लैंड, कुछ भी खरीदना है, ऐसे ही कोई नई ब्रांच आपको खोलनी है ना। तो ये कैसे डिसीजन हैं? बहुत बड़े डिसीजन हैं। हम लोगों ने इसी चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तो देखा था
कि इंडियन कंपनी है टाटा स्टील, उसने ब्रिटेन की एक कंपनी थी स्टील की कोरस, उसको एक्वायर किया हुआ था और वो कितना $8 बिलियन से भी ज्यादा बड़ा निवेश था। तो जब इस तरह के निवेश होते हैं ना, वो बहुत बड़े निवेश होते हैं। किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल बस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसे निर्णयों का आप एक बार आगे बढ़ गए तो उसको रिवर्सिबल करना बहुत मुश्किल होता है, वापस नहीं आ सकते और वापस जाओगे तो उसमें बहुत नुकसान होगा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि ये इतने बड़े और इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है, कंपनी डूब भी सकती है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती है, इसी वजह से बहुत ज्यादा सोच समझ करके निर्णय लिए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता कि कंपनी नुकसान में चलेगी, वहां पर थोड़ा लाभ कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पूरी की पूरी कंपनी का ही भविष्य बदल सकता है, समझ रहे हैं आप, या आपकी जो कंपनी पूरी इतिहास बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इतिहास बन सकती है का मतलब क्या होगा कि निपट गई, है ना, तो वैसा भी हो सकता है। इन सभी निर्णयों में सामान्यतः निवेश की बड़ी राशि लगाई जाती है क्योंकि बहुत बड़े निर्णय हैं, और सामान्यतः मतलब लॉन्ग रन के हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि बड़ी राशि लगाई जा रही है और साथ में अपरिवर्तनीय होते, मैंने बताया था इररिवर्सिबल होते हैं, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपने गलत निर्णय ले लिया। और इसी वजह से क्या होता है, लेते समय इन निर्णयों को अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब क्या हुआ, प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया बहुत आसान है। किसकी प्रक्रिया? पूंजी बजटिंग यानी कि कैपिटल बजटिंग की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल बजटिंग। ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल बजटिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया क्या क्या है देखिए। एक व्यवसाय में निवेश के लिए अनेक परियोजना उपलब्ध होती हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, और आपको क्या करना है, प्रत्येक परियोजना का सावधानी पूर्वक आप मूल्यांकन करते हो कि अच्छा इसमें निवेश करें तो क्या फायदा होगा, इसमें निवेश करें तो क्या फायदा होगा। निवेश आदमी क्यों करता है? कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान निवेश इसलिए करता है कि उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भविष्य में पैसा मिलेगा। क्या सोचता है कि मैंने 1 लाख लगाया है तो मैं 2 लाख लेकर के आऊंगा, या फिर ज्यादा 10 लाख लेकर के आऊंगा, या फिर 1.5 लाख लेकर के आऊंगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो रिटर्न क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, टोटल रिटर्न हमें ज्यादा मिलेगा, यही सोचकर कोई भी निवेश करता है। अब ऐसे में क्या करते हो, आपके पास तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, आप मशीन खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स लेकर के आओगे, आप हर अल्टरनेटिव के फ्यूचर जो कैश इनफ्लोज हैं, क्या मैंने बोला, भविष्य में उनसे जो पैसा आने वाला है उसका मूल्यांकन करते हो, फिर आपको समझ आता है कि नहीं यार ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। क्या समझ में आता है? ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। तो पहली प्रक्रिया के बाद से क्या था, प्रक्रिया में दूसरा चरण क्या आता है कि प्रत्येक परियोजना का आप सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आप पहुंच गए प्रक्रिया के आखिरी चरण पर, जिसमें क्या कर देते हो आप, अब आ जाते हैं हम लोग प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है वो है क्या, प्रतिफल के आधार पर। प्रतिफल मतलब होता है रिटर्न, इंग्लिश में जो रिटर्न है उसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं प्रतिफल। रिटर्न मतलब जो भी आपने निवेश किया उस पर क्या आपको वापस में मिल रहा है, रिटर्न मतलब होता है वापस आना। प्रतिफल के आधार पर एक विशेष परियोजना जो आपको समझना है कि ये सबसे अच्छा है, उसको क्या कर देते हो आप, स्वीकृत कर सकते हो, और बाकी जो भी है उसको आप क्या कर सकते हो, अस्वीकृत कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया। अब निवेश क्यों किया जाता है, आपको पता ही था कि हमें फ्यूचर कैश फ्लो मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश फ्लो। कैश फ्लो को हम लोग बोलते हैं रोकड़ प्रवाह। ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो में क्या मिलेगा, फ्यूचर में, तो कैश फ्लो हमारी तरफ आएगा, इसलिए इसका और जो अच्छा शब्द होता है वो क्या होता है, कैश इनफ्लो। इन मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, और अगर आप पैसा बाहर खर्च कर रहे हो तो उसको बोल देते हैं क्या, कैश आउटफ्लो। आगे बात समझ में? अच्छा, ऐसा समझिए। तो अब यहां पर क्या, कैश इनफ्लोज की बात होती है, और कैश इनफ्लो, मान लीजिए आपने दुकान लगाई तो आपने निवेश किया ना, पैसा लेकर के आया, सामान लेकर के आया, बैठे वहां पर, तो वहां पर आपको एक दिन में तो पैसा मिल नहीं जाता है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें आपको धीरे धीरे करके पैसा मिल रहा होता है। तो उन सारे ट्रांजेक्शन को धीरे धीरे करके मिला करके क्या सोचते हो आप कि अच्छा उसके बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उन सारे ट्रांजेक्शन में क्या होता है ना, प्राप्तियों और भुगतान की एक श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला समझ, एक सीरीज बन जाती है। आप फिर से सामान खरीदोगे, फिर से बेचोगे, और उसके रूप में कुछ नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उम्मीद होती है, इसीलिए आप निवेश करते हो। इन्वेस्ट आपने किया ही क्यों, कि आपको बहुत सारी फ्यूचर कैश इनफ्लोज की उम्मीद है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आपको क्या हुआ, परियोजना का रोकड़ प्रवाह आप नाप रहे हो। कारकों की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या थे, प्रक्रिया समझ ली, उसके बाद से निवेश क्यों करते हैं, हम लोगों ने पहली बात की थी। अब जो पहला कारक है, पहला फैक्टर है, वो ये है कि परियोजना का रोकड़ प्रवाह कैसा है। आप जहां पर पैसे लगा रहे हो वहां से पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने कितने टाइम पर मिलेगा, है ना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको 10 लाख रुपए आज देता हूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको 10 लाख रुपए 100 साल बाद दे देता हूं। ठीक है, दोनों में कौन सा ऑप्शन अच्छा है भाई? पहले ही ऑप्शन अच्छा है, 100 साल बाद तो वैसे भी हम लोग रहेंगे ही नहीं। लेकिन दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई रह भी जाए तब भी आज से 100 साल बाद 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी कम होगी, तो कितना जल्दी मिल रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, या तो फिर आप इंटरेस्ट उस पर लगा देते हो, तो आपको कोई बोले कि आज तो मैं आपको 10 लाख दे रहा हूं और आपको 10 साल बाद अगर आप लोगे तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगा,
तब आप थोड़ा सोच सकते हो, फिर आप सोचोगे यार कि कौन सा ज्यादा सही है, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये सारी चीजें सोचना स्टार्ट करोगे। लेकिन बराबर अमाउंट पे आपको जितना जल्दी मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या सोचते हो कि रोकड़ प्रवाह कैसा है, कितना है, कितनी जल्दी मिलेगा, ये सारी चीजें देखते हो। ऐसे जो दूसरा जो हमारा कारक आएगा इसमें, इसी को थोड़ा डिटेल में जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं कि मात्रा का सावधानी पूर्वक आप क्या करते हो, विश्लेषण करते हो। और साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने पहले बात की हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण कसौटी यही है, समझ रहे हैं? वो क्या है? वो है आपकी प्रतिफल की दर, यानी कि जो रेट है रिटर्न का वो, और दूसरा निवेश के जोखिम का आकलन। अब मान लीजिए आपने क्या बोला, अभी तो आईपीएल चल रहा है और इस तरह का सब लोग अपनी टीम्स बना करके खेल रहे हैं, मैं देखता तो नहीं हूं, अभी देखने का टाइम भी नहीं रहता, और आईपीएल का अगेंस्ट होने की बात नहीं है, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सारे लोग अपनी टीम बनाने लगे, सारे लोगों को लग रहा है कि सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो उस तरह की चीजें जब आती है ना, तो वहां का कोई तरीका नहीं होता, वहां बहुत ज्यादा जोखिम होता है। आप जो पैसे लगा रहे हो वो पैसे आपको नहीं ही मिल रहे होते हैं ज्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को मिल जाते हैं। नेट पॉलिसी ऐसी होती है कि जितने लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया, मान लीजिए 10 करोड़ इकट्ठा किया गया, तो 10 करोड़ में से आपने 5 करोड़ बांट दिया या 9 करोड़ भी बांट दिया, तब भी 1 करोड़ रुपए बचा, तो 1 करोड़ जो बचा वो कुछ लोगों का पैसा गया ही ना उसमें। तो इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, तो वो क्या होता है, जोखिम होता है वहां पर बहुत। तो जोखिम का आकलन करना भी बहुत जरूरी है, अगर आपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया तो काफी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, किसी विशेष परियोजना में निवेश करने के निर्णय में निवेश की राशि, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है कुछ भी खाने के लिए, कोई टॉफी आपको बहुत पसंद है, तो आप वहां पे 2 रुपए जब खर्च करते हो तो आप उसको सोचते नहीं हो, लेकिन उसी के बदले जो आप जमीन खरीदने जाते हो तो आप बहुत सोचते हो। क्यों? क्योंकि जमीन आप 20 लाख रुपए में खरीद रहे हो, तो निवेश की राशि बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, ब्याज दर क्या है, किस ब्याज पर आपको पैसा मिल रहा है, जितनी कम ब्याज दर उतना ही आप ज्यादा लोन उठा सकते हो, ठीक। तीसरा क्या है, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो कैसा है जहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और प्रतिफल की दर जो है ना, रेट ऑफ रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है, इन सब के बारे में आप बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हो और यहां से आप बेटर ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक। तो ये सारे भी उसी के फैक्टर्स हैं। ऐसे क्या है, निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन की अनेक तकनीकें हैं, बहुत सारे, अब ऐसा तो है नहीं है, काफी दिन से फाइनेंस चल रहा है और इसी में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के मॉडल्स बना रखे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स भी निकालते हैं हम लोग कभी कभी, फाइनेंस में आपको मॉडल्स बताऊंगा कई, और वो सारे मॉडल्स भी चेंज होते रहते हैं। इतना स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, आप उस हिसाब से क्या करते हो कि आपको किस तरह की आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल होती है, उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हो और ये टेक्निक्स हैं जो आपको बता रही है कि अच्छा इस तरीके से क्या आंसर आ रहा है, इस तरीके से आपको क्या सजेशन मिल रहा है, तो आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हो। तो इन्हें क्या बोलते हैं, पूंजी बजटिंग तकनीकें कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ठीक है, जो इधर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अल्पकालीन निवेश की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल ही हो जाता है, तो वर्किंग कैपिटल निर्णय, और इसमें हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी कि इसमें वही सारी चीजें आ जाती हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और रोकड़, कैश। अब यहाँ पे देनदार जो लिखा हुआ है ना, उसको प्राप्य भी बोलते हैं, कि जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो देनदार को हम लोग कई बार डेटर्स भी बोलते हैं। अभी हिंदी में जब ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, क्योंकि फाइनेंस विषय का भी जो डेवलपमेंट है वो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, तो देनदार यहाँ पर उतना अच्छा शब्द नहीं जितना अच्छा प्राप्त, जो आपको प्राप्त होने वाला है। रिसीवेबल्स मतलब आपको मिलने वाला है, आपसे किसी ने उधार ले रखा है, वो आपको पैसे वापस करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स। तो ये सारी चीजों को हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। और अल्पकालीन निवेश निर्णय में क्या होता है ना, तरलता मतलब लिक्विड, जैसे मैंने बताया कि आपकी दुकान पर बहुत ज्यादा पैसा अगर रखा हुआ है, मान लीजिए 10 लाख रुपए रखा हुआ है, तो बहुत लिक्विड सिचुएशन है, कोई भी आएगा। लिक्विड का मतलब क्या होता है भाई, जिसको आप आसानी से कन्वर्ट कर पाओ। जग से आपने गिलास में डाला तो पानी चला जाएगा, लेकिन जग के शेप की बर्फ होगी, वो गिलास में आप डालोगे तो नहीं जा पाएगी, है ना। तो एकदम से फॉर्म चेंज कर ले, तो कैश एकदम लिक्विड होता है। ऐसे ही कैश के जैसे ही चेक होती है, तो चेक उतना लिक्विड नहीं जितना कैश लिक्विड है, करेंसी, लेकिन वो भी बहुत लिक्विड है। अब आपने सोचा, कोई आपसे पैसे लेने आया, आपने बोला कि हमारी गाय ले जाओ, और वो तो ये लिक्विड हो गई, वो उस तरह से उतनी जल्दी नहीं बिकेगी। या फिर आपने बोला कि नहीं नहीं हमारी जमीन है, ये आप ले लो, तो जमीन की भी कीमत को लेकर के झगड़ा होने लगेगा कि नहीं आप महंगी दे रहे हो, सस्ती दे रहे हो, तो वो उतनी लिक्विड नहीं है, वो उतनी जल्दी अपनी वास्तविक कीमत बाहर नहीं दे पाएगी जिसको चाहिए। मान लीजिए आपके पास जमीन पड़ी हुई, आपने बोला नहीं मेरे पास 2 करोड़ की जमीन है, अब वो 2 करोड़ एकदम से आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 करोड़ कैश पड़ा हो तो वो सीधा सीधा है। तो क्या होता है, ये ज्यादा चीजें लिक्विड होती है, तो तरलता को भी इन्फ्लुएंस करता है। सोचिए, ज्यादा कैश है तो आप तरलता ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कैश है तो आपको नुकसान भी होने लग जाता है। तो लाभप्रदता यानी कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी अफेक्ट कर रही होती है, और साथ में जो दिन प्रतिदिन का कामकाज है ना, आपको जहां पर कैश की जरूरत थी आपके पास था ही नहीं, तो काम रुक भी सकता है। तो कैश, इन्वेंट्री और साथ में जो रिसीवेबल्स हैं, इन तीनों को मैनेज करने को हम लोग क्या बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है निवेश करने का लेकर के, है ना। कुशल रोकड़ यानी कि कैश, स्कंद यानी कि इन्वेंट्री, और प्राप्यनीय खातों का
आपको प्रबंधन करना होता है। प्राप्ति को हम लोग बोल रहे हैं रिसीवेबल्स, तो ये आपको हो जाता है शॉर्ट रन में। अब हम लोग अगली बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन की। तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली थी, 3 चीजें थी ना, इन्वेस्टमेंट वाली बात कर ली है, अब हम लोग की फाइनेंसिंग की बात बाकी है, उसके बाद हम लोग डिविडेंड की बात करेंगे। ये सब अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो आगे की वीडियो। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।